वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ वासेपुर में, आपका अपना चैनल। चलो मैं धीमे धीमे और सीखूंगा। आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ओम्स लॉ पढ़ लिया। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के फूफा पढ़ लिए। उसी बात को कहने के रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस के तरीके से भी फिजिक्स पढ़ी जा सकती है, रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करके पढ़ी जा सकती है। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा, कल अक्षत ने एक डायलॉग दिया था मुझे, अच्छा था, आप भी सुन लो। आप भी बेटा ऐसी क्रिएटिविटी दिखाओ। कल मैंने E इक्वल टू सिग्मा जे J इक्वल टू सिग्मा E ये डेरिवेशन दिया था आपको। खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जनरली नहीं आएगा ये। J इक्वल टू सिग्मा E, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/ρe, तो E इक्वल टू रो इंटू J। ये और ये एक ही बात है, आपका अंदाज होना चाहिए याद करने का। बस J इक्वल टू सिग्मा E, बस सिग्मा को 1/ρ लिख दिया, रेजिस्टिविटी वो वहां चली गई। तो इसे याद करने के एक डायलॉग बोला था, भेजते रहते हैं, अक्षत ने भेजा था। ईद में रोजे रखते हैं ना, ईद में रोजे, तो शायद ऐसे याद हो जाए आपको, ईद में रोजे। ये कुछ ट्रिक्स मुझे भी अच्छी लगती है, ठीक है। और वो जो कल कंडक्टेंस का डिकोड था वो कन्हैया 1 उसने दिया था, कान फिर डक बनाई, 10 बनाया कंडक्टेंस। मैंने नहीं बनाया था वो, जो मेरी क्रिएटिविटी है वो मैं खुद बता देता हूँ, लेकिन ये इन दो बच्चों की थी, एक कंडक्टेंस और एक ईद में रोजे। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, मुझे भेज सकते हो। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है, बहुत पूछा जाता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 5 का तो जनरली नहीं बनता, लेकिन फिर भी देखिए टॉपिक है इफेक्ट ऑफ। अच्छा बताइए, आर के फूफा कौन कौन थे? आर के फूफा रोले, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, ये थे ना, है ना। रोले आर के ये तीनों ही फूफा थे। लेंथ भी चेंज कर देता रेजिस्टेंस तो एल पे भी डिपेंड करेगा। अब इसमें से जब आप इसको खोलते हो तो आपको पता है ना कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो उस टेम्परेचर वाले चीज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, टेम्परेचर वाले डिपेंडेंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है, स्टार लगा लेंगे इस पे बेटा, इस पर 4 स्टार लगा लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये हमारी आज की हेडिंग रहने वाली है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। चलिए तो शुरू करते हैं। मतलब इस हेडिंग में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए हम 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं ना, रेजिस्टिविटी होती है M/NE²T, ये रेजिस्टिविटी के फूफा है। दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 1। और एक होता है R बराबर रोले, दिल मेरा बोले रोले, कल याद कराया था। तो ये 2 फॉर्मूले आप जानते हो। रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है, लेकिन जिसमें रेजिस्टिविटी खुद इस पर डिपेंड करती है, M/NE²T। अब सुनिए, ये जो टॉपिक है वो 3 सब टॉपिक में टूटा है। वो ये अभी समझ जाओगे। केस फर्स्ट, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अभी तक तो हेडिंग हूबहू वही वाली लिख दी मैंने, जो ऊपर लिख रहा है वही लिख दी, तो केस क्या बात का हुआ सर? तो वही हेडिंग हो गई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, एक्चुअली अब हेडिंग हुई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। समझिए, आप पहले आप ये वाला केस पढ़ रहे हो, यानी ये है मेन टॉपिक, ये हो गया सब टॉपिक। यानी इस सब टॉपिक में आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कंडक्टर में क्या भगदड़ मस्ती है, कंडक्टर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज होने पर, कंडक्टरों में क्या रेस्पॉन्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक छोटी छोटी। और हाँ, देखिए अभी बताता हूँ, आप एक कंजरपना क्या कर रहे हो,
इफ, पहले सुनिए मैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये जो इंक्रीजेस वाला एरो है ये मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। कई कंजरे जो एग्जाम थे, पेपर थे, जो दिया था टेस्ट, उसमें भी एरो एरो और नीचे वाला एरो मार रहे थे। काट दिया है मैंने नंबर, मैं कब तक छोड़ूंगा, बर्दाश्त करूंगा? मैंने साफ बोल रहा हूं, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की हरामखोरी का सिंबल है, गलत आदत नहीं डालनी पेपर में। अच्छा, एक ने कबूल कर लिया, मुझे अब ये ध्यान नहीं है कौन था। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, एक्चुअली ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, कंडक्टरों पे जो प्रभाव है वो तो मैं पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपको ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ा रहा था ना, उस समय मैंने जब आपको भगदड़ बताई थी, कोलिजन्स पढ़ाए थे, उस समय पढ़ा चुका था। लेकिन एक बार और देख लो टॉपिक इसको। तो अब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, बताइए रैंडमनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी बताओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, हाँ जी बेटा बिल्कुल बताओ। अर्चिता बिल्कुल ठीक, कृति ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट क्वेश्चन था, सॉफ्ट आंसर आना चाहिए, बढ़ जाएगी। तो देन डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी। खाली रैंडमनेस लिख देता हूं, ठीक है, खाली रैंडमनेस लिख देता हूं, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो अब आप बताइए इसका प्रभाव, रैंडमनेस बढ़ गई तो कोलिजन्स, आप ही से आंसर निकलवा लूंगा बेटा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये वाला मेरा काम पढ़ाने का ही नहीं, पढ़ा चुका हूं। तो जब रैंडमनेस बढ़ गई तो कोलिजन्स पे क्या प्रभाव पड़ा? कोलिजन्स पे, हाँ जी अभय बिल्कुल ठीक, कोलिजन्स पे क्या प्रभाव पड़ा? हाँ अभिषेक, कृति बिल्कुल ठीक, हाँ जी माल बिल्कुल। तो कोलिजन्स, तो न, जब आपकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। सुनिए बेटा, तड़ 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 ये हो रहे थे, फिर तड़ 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 तड़। जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रैंडमनेस बढ़ती है, तो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी होंगे। तो जब, हालांकि आंसर तो आपको यही मिल गया, देखो कोलिजन्स बढ़ गए, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि कोलिजन ही वजह होती है रेजिस्टेंस की। जब कोलिजन्स बढ़ गए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा, एक और बात, क्योंकि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, स्पेशली टॉपिक ही यही है। तो जब कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब बताइए, जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ठीक, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। वेरी गुड टीना। और भी लोग हैं, प्रति है, ये वो लोग हैं जो कीबोर्ड पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे, बाकी सब ऐसे ही, चलो कोई नहीं। अब आ जाइए, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो जो रिलैक्स करने की फुर्सत होगी वो कम होगी, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब आप सब लोग अपनी नजर पहली इक्वेशन पे ले जाइए, सिंपल मैथमेटिक्स सोचिए, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, वो घट गया। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कहां है, ये रहा। बताइए ये वाला फैक्टर घटता जा रहा है, अब ये वाला फैक्टर घटता जा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता जा रहा है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने लगेगी, रेजिस्टिविटी अब बढ़ने लगेगी। बेटा रेजिस्टिविटी के फूफा है ये, अब नहीं रहेगा सेम। अब क्यों रहेगा सेम? रेजिस्टिविटी से इंडिपेंडेंट है ये, रेजिस्टिविटी खुद इन पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी के फूफा है ये, एम एन स्क्वायर टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी पे ये इंपैक्ट होगा कि वो बढ़ने लग जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। तो जल्दी बोलो समझ में आया है नहीं? ये था सीक्वेंस। मैंने, ये होता है पोस्टमार्टम या सर्जरी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर बोलते हैं, एक तरीके से, एक पैटर्न से समझना कि धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ी, कोलिजन्स बढ़े, रिलैक्सेशन टाइम भी कम होगा, उसका प्रभाव रेजिस्टिविटी पे पड़ गया। तो इसका मतलब फ्रॉम टू जब रेजिस्टिविटी टू, ये इक्वेशन है, जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये रेजिस्टेंस का फूफा है, तो भैया रेजिस्टेंस भी चुपचाप कैसे रह सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये है बेटा पूरी थ्योरी, ये है सिंपली, जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने पेश कर दी है। और इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं बेटा। यदि मैं यहाँ डिक्रीज लिख दूं, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो आप समझ जाओगे कि रैंडमनेस घट जाएगी, कोलिजन्स घट जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, फिर आप उसको उसी ऑर्डर में मैनेज कर लोगे। इन शॉर्ट में इसको यदि टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, लेकिन किसका? कंडक्टर्स का। ये टॉपिक कंडक्टरों को डेडिकेट किया है मैंने, कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अब आ जाइए यहां पर, यदि मैं रेजिस्टिविटी
और टेम्परेचर, इधर लू रेजिस्टिविटी, इधर लू टेम्परेचर, ठीक है। देखिए बेटा, वैसे तो रेजिस्टिविटी ध्यान करो डीएनए होता है, चाहे कॉपर इतना लू, चाहे कॉपर इतना लू, कॉपर इतना लू, रेजिस्टिविटी वही रहती है। लेकिन रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। याद करो, रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, कल ही बता दिया था, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अच्छा एक मिनट, जैसे नॉर्मल जब आप मास डेंसिटी पढ़ते थे, मास डेंसिटी उसका भी सिंबल रो ही था, मास डेंसिटी का। बताइए, अब मैं मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, कॉपर इतना लू, इतना लू, इतना लू, इतना लू, मास डेंसिटी वही रहेगी। आप बताइए ये किस पे डिपेंड करती है, मास डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मास डेंसिटी बताइए, मास डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। अच्छा वेरी गुड, तालियां बजनी चाहिए। मास डेंसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेकिन 11th में हमें एक चीज और एड ऑन हुई, साला डेंसिटी भी टेम्परेचर, ये जो डेंसिटी है ये मटेरियल, और 11th में पता चला कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। यदि आपने थोड़ा सा भी 11th का याद हो तो, जिसमें हमने लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, याद करो। जब हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो लेंथ बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, उसमें पढ़ा था वॉल्यूम भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से डेंसिटी। अच्छा ये बात हम 11 से पहले नहीं जानते थे, 9-10 के बच्चों को ये पढ़ाते हैं भैया डेंसिटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टडी लेवल बढ़ता है चीजें और खुलती चली जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है ये, जैसे वहां मास डेंसिटी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वैसे ही वहां यहाँ रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या इफेक्ट डालता है टेम्परेचर, वो आप पढ़ चुके हो। तो अब देखिए, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ बनाओगे तो याद कर लो इस तरीके से, आपने ये याद करने वाला ग्राफ है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन ग्राफ है। अच्छा फील तो आ रहा है ना इसमें। अच्छा ये ग्राफ जीरो से नहीं आएगा स्टार्ट, क्योंकि रेजिस्टिविटी शून्य किसी की नहीं होती है। आप सोच रहे हो कि ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट करो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रेजिस्टिविटी जीरो हुई। रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है किसी की, इस दुनिया में किसी की नहीं है रेजिस्टिविटी जीरो, थोड़ी थोड़ी रेजिस्टिव। अच्छा जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी वो गॉड गिफ्टेड सुपर कंडक्टर हो गया। सोचो, सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब रेजिस्टेंस शून्य होगा। और बिल्कुल ठीक, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर भी तो जीरो केल्विन अभी नहीं है ना। पर चलिए ये ग्राफ आप सेल्सियस में भी ले सकते हो, ग्राफ इधर सेल्सियस इधर रेजिस्टिविटी। फिलहाल तो ये ग्राफ बताइए आपको क्या ग्राफिकली क्या फील आ रहा है। ग्राफिकली भी यही फील आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, चेक करो। चलिए ये तो हुआ पहला सब टॉपिक, इति मतलब पहला अध्याय खत्म है ना। रामायण महाभारत में अध्याय होते थे ना, वही तो पहला अध्याय खत्म हुआ। अब अगली कथा चालू करते हैं। केस सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों, यानी अब ये ध्यान रखना, कहानी मरीज अलग है तो दवाई भी अलग चलेगी इसकी, ये रोग अलग है। माधव अभी आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, ये यहां आ जाएगा माधव। जो तू कह रहा है वो यहां होता है, यहां नहीं होता। जो तू कह रहा है नंबर डेंसिटी का प्रभाव वो यहां होता है, यहां नहीं होता। हाँ तो देखिए बेटा, अब ये अलग रोगी है, अलग मरीज है, तो जरूर इसकी थ्योरी थोड़ी अलग है। सेमीकंडक्टर तो मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन होप कि शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी हरामखोरी नहीं करी होगी। सेमीकंडक्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ा है नहीं पढ़ा? जल्दी से हाँ या ना टाइप करो। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एन टाइप नहीं पढ़ा? हर्ष क्या बात कर रहे हो, केमिस्ट्री में तो आपका अच्छा अक्षर पढ़ा है, ये सिलेबस में है ये। अच्छा सुनो, आपने नहीं पढ़ा, ये सिलेबस में नहीं है। छोड़ो, ये नहीं किया आपने, तो कुछ नहीं पढ़ा है आपने, तो कुछ नहीं। आप तो चाह रहे हो वो चिट्टी बन जाओ आप रोबोट का, और रोबो बस ऐसे करके सारी फिजिक्स घुस जाए आपके दिमाग में, कितना अच्छा होता ना।
चाहते तो यही हो ना कि यूं करके चिट्ठी रोबो में, बस वो यूं पढ़ के किताब गंज। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं तो कल पढ़ लोगे, अब नहीं तो कल पढ़ लोगे, छोड़ो उसे। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने मुझे यहां दर्द दिया है। हाँ क्योंकि अब मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा यार। मुझे लगा आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा टाइम बर्बाद होने की ओर जा रहे हैं हम। ये काम मेरा नहीं था, ये काम आपके केमिस्ट्री वाले सर का था। चलिए मैं बता देता हूं। हाँ चिट्ठी भी, वेदांश कह रहा है चिट्ठी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर सकता, उसके पास फिजिक्स की किताब नहीं थी। अच्छा अच्छा, चल भाई देखते हैं, अब आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले एक छोटी सी फिजिक्स में ले जाता हूं। देखो सिलिकॉन, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, उसकी सॉलिड स्टेट समझिए। हालांकि जो मैं अभी थोड़ी देर समझा रहा हूं वो पेपर में नहीं एक्सप्लेन करना आपको, जो मैं यहां समझा रहा हूं वो एग्जाम में नहीं एक्सप्लेन करना। मैं जो यहां समझा रहा हूं उसका जो रिजल्ट और कंक्लूजन आएगा वो अब आपको याद कर लेना है। देखिए उसकी जो सॉलिड स्टेट है, भगवान ने जब सिलिकॉन की सॉलिड स्टेट देखोगे ना, नेचुरली फाइंड सिलिकॉन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, 284, 284। तो 2 8 को छोड़ो, 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 उसके सराउंडिंग में दिखा दिए। वो 2 और 8 तो पैक है, वो भी इसी के चारों हो रहे हैं, लेकिन उनको मैं दिखा नहीं रहा हूं। फिर एक और सिलिकॉन जो उसकी गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर है। साइंस का काम क्या है, साइंस का काम क्या है, साइंस का काम है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। साइंस फिजिक्स अपनी तरफ से कोई थ्योरी नहीं देती है, याद रखिएगा, नेचर में छुपे रहस्यों को ढूंढती है। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये रहस्य फिजिक्स ने ढूंढा था, ये बनाया नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया सी डिजाइन बना दो, इसे छोड़ो, ये तो कठिन सी लग रही है। ये क्या होता है, ये सिलिकॉन और कंजड़ो जल्दी से केमिस्ट्री में भी पढ़ लेना, उससे ये फायदा होगा कि मैं तो यहाँ लिमिटेड पोर्शन पढ़ाऊंगा, लिमिटेड पोर्शन जो मुझे फिजिक्स में जरूरत है केमिस्ट्री में पढ़ लेना, आपके सिलेबस में भी है केमिस्ट्री के, ठीक है, और रिवाइज हो जाएगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने सिलिकॉन के कुछ एटम बना दिए, जो बोर्ड पे दिख रहे होंगे। अब क्या होता है, दुनिया की हर बॉडी स्टेबिलिटी चाहती है, कैसे भी अपना काम बनता, भागना जाए जनता, कैसे भी दोस्ती मोहब्बत करके स्टेबिलिटी चाहती है। तो इस बीच वाले सिलिकॉन को देखिए, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर पता है क्या करता है, भगवान ने जो बनाया है इसको, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है, ये शेयरिंग कर लेते हैं, और इस तरीके की शेयरिंग आप जानते हो, मुझसे अच्छे से जानते हो। अरे भाई मेरा तो केमिस्ट्री से बहुत साल पहले तलाक हो गया, इतनी केमिस्ट्री तो मुझे अभी भी याद है। बताइए इस तरीके से जब स्ट्रक्चर जनरेट होता है तो इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, टाइप करो कि इसने इसकी इससे ले लिया, इसने इसका ले लिया इलेक्ट्रॉन, इसको, हाँ इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कि इन दोनों ने ही आपस में दोस्ती कर ली। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन, ध्यान रखना शेयरिंग हो चुकी है। अब ये कहना कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये बदतमीजी होगी, ये कहना कि ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये बदतमीजी होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयरिंग हैं ये। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये सेम, ये सारे सिलिकॉन यही हरकत कर रहे होते हैं, ये सारे सिलिकॉन यही हरकत कर रहे होते हैं। होप कि मैं आपको इतनी सी केमिस्ट्री समझा पाया, बोलो समझा पाया या नहीं, कि ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे। और ये भी, ये क्या है बेटा, आधे पद्दे चूल्हे से, ये आधे पद्दे चूल्हे क्या बना रहा हूं ये मैं, जल्दी जल्दी बताओ, ये आधे पद्दे बाहर की तरफ चूल्हे क्या है, ये कंटिन्यूटी के फिगर हैं, क्योंकि इसके आगे भी सिलिकॉन होगा, ये इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यूटी में फॉलो कर रहे होंगे। और ये तो मैंने 2D में बनाया है, ये 3D में होगा, मतलब सिलिकॉन यहां और यहीं नहीं, समझना, चारों ओर फैले हुए 3D में स्पेसिंग होगी। अब सुनो, अब यदि, प्लीज गौर से सुनना, यदि मैं यहां बैटरी लगा दूं, यहां बैटरी लगा दी मैंने, प्लीज गौर से देखेंगे इसको, देखिए यहां बैटरी लगा दी है ना, दिख पा रहा है ये बैटरी। तो बेटा यहां करंट मिलेगी नहीं, यहां करंट मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी करंट, क्योंकि करंट के लिए चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। या यूं कहिए, पाइप में पानी तब फ्लो होता है जब पानी हो या स्टीम हो, जब पानी बर्फ बन जाता है तो पाइप में पानी नहीं फ्लो हो सकता।
तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जमे हुए हैं, सबने पकड़ रखे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तुमने बैटरी लगाई, बताओ मन तो कर रहा है इन इलेक्ट्रॉनों का, ये लेकिन ये कैदी हैं, जेल में बंद कैदी, बाकी लोगों की तरह फ्री मूव नहीं कर सकते। ये बॉन्डिंग है, हालांकि ये बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन कुछ भी सही, बंधे तो है ना। इधर मैंने प्लस लगा दिया, इधर माइनस ले लिया, फिर भी करंट नहीं मिल रही, क्योंकि करंट के लिए चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो दुनिया में सबके पास है, इंसुलेटर के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये है एक आइडियलाइज पिक्चर, याद रखना ये आइडियलाइज पिक्चर है, सिर्फ एक तरीके से ये समय मैंने परफेक्ट इंसुलेटर जैसा फिगर बना रखा है। बैटरी इंतजार कर रही है, बैटरी इंतजार कर रही है, यार प्लीज यारो भाई करंट चाहिए मुझे। इसने सारे इलेक्ट्रॉनों को कैद कर रखा है ना, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब क्या होता है सुनिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आगे उसी जो 14 ग्रुप में एक नाइट्रोजन को छोड़ दें, क्योंकि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, उससे काम नहीं बन पाता, वो सॉलिड स्टेट नहीं बनती उसकी। तो नाइट्रोजन के पास जो आता है, नाइट्रोजन नहीं, सही बोल रहा हूं ना मैं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें कार्बन होता है, सॉरी सॉरी, कार्बन वाले ग्रुप में ये, सॉरी बेटा भूल, अब केमिस्ट्री से इतना तलाक हो गया, इतना तो सॉरी फील कर, मतलब दे दोगे माफी। कार्बन वाले ग्रुप में ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, चरण सिंह ने यहाँ ऐसी कुछ था, मैं डायलॉग भूल गया। तो कार्बन, कार्बन तो बहुत हार्ड, कार्बन की भी स्ट्रक्चर ऐसी है, कार्बन की भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। क्यों होती है बॉन्डिंग और स्ट्रांग? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 2 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके कॉन्फिगरेशन 2 4, और सिलिकॉन का क्या था बेटा 14, 2 8 4। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में, यानी न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और इसके जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बनाएंगे वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गए, दूर हो गए नहीं हो गए। तो कार्बन में तो ये और टाइटली बाउंड होते हैं। यदि मैं सिलिकॉन हटा के केवल ऐसे ऐसे करके सिलिकॉन हटा दूं यहां, और यह कार्बन कार्बन लिख दूं, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन कार्बन की ये जो बॉन्डिंग होती है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए कार्बन इंसुलेटर की कैटेगरी में है। अब सुनिए मेरी बात, अब क्या होता है, पिक्चर सुनना, माधव तो गौर से सुनिए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे सपोज करो रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा, इवन एट रूम टेम्परेचर, मैंने क्या बताया, जहां टेम्परेचर है, जहां थर्मल एनर्जी है, वहां वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर होता है, इवन एट रूम टेम्परेचर, दीज इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम देयर बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन मैंने एक एनिमेशन की तरह दिखाया, मुझ पे है नहीं एनिमेशन, लेकिन फील करो कि ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से टूट के यहां आ गया। यानी सिलिकॉन के बॉन्ड इतने नाजुक होते हैं, नाजुक, छुई मुई होता है ना, छुई मुई को उंगली टच कर दो सिकुड़ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो सिलिकॉन के बॉन्ड इतने नाजुक होते हैं कि साला टेम्परेचर के भौंकने से ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। जैसे कुछ डरते हैं ना, कुत्ते ने थोड़ा सा भौंक दिया है ना, तो उतने में घिघी बन जाती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के हल्के से भौंकने से ही बाहर आ जाते हैं। और जर्मेनियम में तो और इजीली टूट जाते हैं, क्योंकि उसके 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूर है। तो सुनिए बेटा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर आके डर के मारे बाहर आने लगे। ये इलेक्ट्रॉन किसने बाहर निकाले? टेम्परेचर ने। किसने बाहर निकाले इलेक्ट्रॉन? टेम्परेचर ने। तो बताइए, यदि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में जाऊं, पीछे रिवर्स जो जाते हैं नहीं, तो आप देखोगे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, इसलिए कंडक्टिविटी आ ही नहीं रही थी। बैटरी इंतजार कर रही है, यार मुझे करंट फ्लो कराने दो, सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिए मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आया, हड़काया उसने, ओए कौन है, हल बाहर निकलो, ज्यादा इतरा रहे हो, टेम्परेचर ने हल्के से में हड़का दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया या जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया, अब इस सिस्टम में करंट बनेगी या नहीं बनेगी? सोच के बताओ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस सिस्टम में फ्री दिखा दिए, सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री दिखा दिए, और ये बिल्कुल, अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर मूव करने लगेगा, लाइक जैसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। अब ये फ्री हो चुका है। तो अब आप ये बात याद रखिएगा, मुझे इतना डिटेल में लाना पड़ा। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इतने
ये इनको तभी सेमीकंडक्टर बोला जाता है कि वैसे ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी नहीं है इनकी, लेकिन टेम्परेचर से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। लेकिन तो अब आप बताइए, इस फिजिक्स से हम, इस केमिस्ट्री से हमें ये फिजिक्स सीखनी है कि जब हम इधर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है। नंबर डेंसिटी, ये जो फैक्टर है देखो, ये क्या है, ये एन, ये एन क्या है, ये एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एन क्या चीज है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक एक्स्ट्रा फीचर और चल रहा होता है, वो ये वाला। बाकी ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, ये भी सारी चीजें लिखूंगा, नो डाउट लिखूंगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आई क्योंकि ये मैं मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा, क्योंकि ये मिट जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं बेटा मैं, फिर लेना है स्क्रीनशॉट। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, समझ गए होंगे इस लैंग्वेज से। और ये बहुवचन में होंगे, बहुवचन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो क्योंकि एक ही पे गोला बनाया है, थर्मली जनरेटेड, टेम्परेचर की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मैं ये मिटा रहा हूं, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए। तो अभी आपने ये क्या देखा यहां पे फिजिक्स, यहां ये फिजिक्स देखी, जब हम यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहां कहां, मेरे घर पे बेटा, मैंने बोला जब यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कभी ये कहना चाह रहा है मेरे घर पे, इसका मतलब कभी कहना चाह रहा है के सेकंड में, के सेकंड में जब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाली जगह पे बढ़ाएंगे। हाँ, अब इधर देखिए, जब हम यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां दो हरकतें होंगी, दो हरकतें होंगी, तभी मैंने यहां दो हरकतें साथ साथ होंगी। तो देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, और मैंने डबल एरो इसलिए मारे हैं, नंबर डेंसिटी एक ड्रामेटिकली एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ती है। वो तो मैंने उसमें मत जाना, उस फिगर पे कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे बस, कि 2 इलेक्ट्रॉन, सर आपने तो 2 ही दिखाए थे। अरे काफी इलेक्ट्रॉन एक साथ बल्क में बाहर आ जाते हैं। तो यानी मैंने टेम्परेचर पे दिखाया है 1 एरो, लेकिन नंबर डेंसिटी पे दिखाते हैं 2 एरो। इसका मतलब कभी ये कहना चाह रहा है कि हल्के से टेम्परेचर के बढ़ने पर नंबर डेंसिटी में एकदम से ड्रामेटिकली चेंज होने चालू हो जाता है, बढ़ने लग जाते हैं। नंबर डेंसिटी बढ़ेंगे तो अब आप बताइए इक्वेशन 1 से रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए बताइए बताइए। नंबर डेंसिटी बढ़ी तो बताइए, हाँ जी बेटा, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी घटेगी बेटा, घटेगी। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, कौन, इसके बढ़ने से ये घटेगी, ये डिनोमिनेटर में नंबर डेंसिटी। ओ भाई मारो मुझे मारो, ये क्या हो रहा है भाई, कौन सी फिजिक्स, कौन सी मैथ लगा रहे हो। नंबर डेंसिटी बढ़ रही है, ये तो ये कैसे बढ़ जाएगी फिर, जादू है, जादू। चलो थैंक गॉड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर कहते हो कि मैं गुस्सा करता हूँ। अरे इतना स्मूथली टॉपिक, इतना स्मार्ट मास्टर हैंडसम गुड लुकिंग पढ़ा रहा है आपको स्मार्टली तरीके से, फिर भी उसमें पता नहीं कौन सी चुल कर रहे हो। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है, नंबर डेंसिटी अच्छे खासे बल्क में बढ़ती है। उसका प्रभाव आप यहाँ इक्वेशन से देख सकते हो, इस इक्वेशन से प्रभाव देख सकते हो। रेजिस्टिविटी गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ डबल एरो मारे तो डबल गिरा दी। जब रेजिस्टिविटी गिर जाएगी बताइए तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव आएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव आएगा, ऑब्वियसली ओ हर्ष, ये हर्ष पकड़ लिया बेटा, पकड़ लिया हर्ष, तूने लिखा, सॉरी। जब ये गिरेगी, जब ये गिरेगी तो ये गिरेगा ना, रेजिस्टेंस गिरेगा। ओ भाई मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मान जा। चलिए, ये हुआ टेम्परेचर बढ़ने का प्रभाव। लेकिन हम इस चीज को तो नहीं भूल सकते ना, इस चीज को तो नहीं भूल सकते ना, ये वाला फैक्टर, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस तो यहां पे भी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम
रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो उसका प्रभाव देखिए, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी एंड रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब ये देखिए बेटा, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। टेम्परेचर, अच्छा एक मिनट, उस समय की स्थिति को सोचो जब साला सेमीकंडक्टर में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वहां क्या सारे कोलिजन बढ़ेंगे, ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब किसी मैदान में भीड़ ही नहीं है तो कोलिजन्स क्यों होंगे? एक मैदान में आदमी एक सिंगल है ही नहीं, तो वहां तो भगदड़ मची नहीं सकती ना, तो वहां तो कोलिजन्स बढ़ ही नहीं सकते। तो उस समय तो ना तो कोलिजन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये बम विस्फोट की तरह जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई एकदम। लेकिन साथ में ये भी हो रहा है, कोलिजन्स भी बढ़ रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो पता है एक फैक्टर क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ा रहा है, और एक फैक्टर रेजिस्टिविटी गिरा रहा है। आप अच्छे से डिसीजन ले सको, इसीलिए मैंने उस पर एक एरो लगाया है, इस पे दो। यानी कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? एक्चुअली इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है ये वाला फैक्टर। तो ओवरऑल, हेंस ओवरऑल जो फाइनली डिसीजन, फाइनली हमें इस निष्कर्ष पर भी तो पहुंचना है, हुआ क्या? ठीक है, एक कह रहा है रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एक कह रहा है घटेगी। तो ओवरऑल सुन लीजिए जो निष्कर्ष है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस यहां तो गिर जाते हैं, यहां तो मतलब मेरे घर पे नहीं, इस कैटेगरी में। अब मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। ये आपको कंक्लूजन याद रखने हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ी थी रेजिस्टिविटी, यहां जब गार्डन में, अरे निकल गया सर, बाबा घंटा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। ठीक, गार्डन में आएगी नहीं तो वहां जाएंगे क्यों? अच्छा चलिए, हो पहले ये बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया? ये पूरी रामायण समझ में आई नहीं आई? ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, ये फैक्टर डोमिनेट, थोड़ा घर पे पढ़ोगे अपने आप फील आ जाएगा कि साला जब, हाँ हाँ, तो बेटा ये जय लिखा तो है मैंने, टेम्परेचर बढ़ने पे रैंडमनेस बढ़ रही है, लिखा तो है मैंने, लिखा तो है, ये लिखा तो है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस, सॉरी रैंडमनेस, कोलिजन ये सब तो बढ़ेंगी। लेकिन जय एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, जो मैंने फिगर मिटा दिया उसमें जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था तो करंट थी 0। सोच जय, जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था तो करंट कितनी थी? जय आंसर देना, करंट कितनी थी? 0 थी ना? करंट कितनी थी? 0 थी। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बता? V अपॉन आई से V अपॉन 0। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था उस समय। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सोच जब टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट 0 तो नहीं थी, कुछ तो आ गई। जय ये बता, करंट ना से बिल्कुल नहीं थी, करंट सेमीकंडक्टर में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ तो करंट एक्टिवेट हो गई। आई इज इक्वल टू कुछ तो करंट हो गई। तो जब तू रेजिस्टेंस निकालेगा V अपॉन आई, तो V आई की जगह 0 नहीं रखेगा, आई की जगह कुछ रखेगा, तो रेजिस्टेंस कुछ आएगा ही आएगा। तो अब बता, इनफाइनाइट बढ़ा या कुछ बढ़ा? ये वो है जब टेम्परेचर लो था, लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर की कहानी थी, याद है? लो टेम्परेचर की कहानी थी जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। ये थोड़ी हाई टेम्परेचर की कहानी है। तो जय मुझे ये बता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था पहले, लेकिन अब कुछ हो गया, तो इनफाइनाइट बड़ा होता है या कुछ बड़ा होता है? जय जल्दी बोल, ये इनफाइनाइट बड़ा होता है या कुछ बड़ा होता है? तो जय वीरू, जय जल्दी बता। ठीक है, तो अब बता, इससे नहीं तो इससे समझ लो, उसे चूल्हे में जाने दो, इसे समझ लो। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा? ये बता, कंक्लूजन तेरे को बहुत इजीली यहां से बता दिया मैंने। घटा ना, कम हुआ या नहीं हुआ? वही कंक्लूजन मैंने लिखा है कि फाइनली घट जाता है। फिर भी मैंने पोस्टमार्टम चीज, एक आदमी के अंदर 2 बीमारी हो सकती है, इसके अंदर 2 बीमारी चल रही थी,
दो। अब कौन सी वाली बीमारी ने या कौन से वाले रिएक्शन ज्यादा कर गई या कौन सी, तो मेन फाइनली ये कंक्लूजन निकला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी केस थर्ड और है, केस थर्ड अब है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ, फाइनली वर्ड लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब, बाकी सब अपने आप भर लेना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भर लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने किस पे डिस्कस किया, कंडक्टरों पे, फिर किस पे डिस्कस किया है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर पे, अब हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट पर। तो चलिए बेटा इसे भी सीख लेते हैं। हाँ बेटा अभी रुको एक मिनट, इसको पूरा कर देता हूं। यदि यहां टेम्परेचर बढ़ता है, यहां मतलब फिर से बोल रहा हूं, मेरे घर पे नहीं, केस थर्ड में, तो यहां तीन हरकतें होती हैं, तीन हरकत, वहां दो हरकतें हो रही थी, यहां तीन हरकतें। यहां डिसीजन लेना आपके लिए और आसान है, पर मैं फिजिक्स तो समझा दूं कि क्या अंदर हो रहा है। जब यहां टेम्परेचर बढ़ता है, नो डाउट ऊपर वाला रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, वो फर्क, कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नाराज तो नहीं हो बेटा इस चीज से आप कि ये चीज, ये तो है, ये तो यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस तो बढ़ेगी। हाँ इस डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बीट कर दिया यार नंबर डेंसिटी ने, इस डिग्री मतलब इस रैंडमनेस को नंबर डेंसिटी ने बीट कर दिया। अब आ जाइए, यहां तो दो फैक्टर, तीन फैक्टर हैं, देखिए पहला तो वही जो सब में चल रहा था, दूसरा सेम टू सेम। बताइए आपकी केमिस्ट्री, जब टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइट में तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं समझे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो। टेम्परेचर बढ़ने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक, हर्ष, राधिका बढ़ती है। यदि आप ये जानते हो कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, तो सुनो बेटा, आयन बढ़ गए नहीं बढ़ गए, फिर इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन, आयन। और वही बढ़, यानी दैट इज, सोचो नंबर डेंसिटी बढ़ती है, नंबर डेंसिटी बढ़ गई। शायद यहां पे इतना अच्छे से नहीं, यहां तो अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि यहां फिजिक्स भी थी। ये तो आप केमिस्ट्री में घोट घोट के पढ़े हो कि इलेक्ट्रोलाइट में यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, और ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे तो, हाँ बेटा दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, चलो। तो चलिए बेटा, तो सुनिए ये बहुत इजी था आपके लिए। टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे तो नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। तो बताइए फिर तो वही नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब बताइए नंबर डेंसिटी का बढ़ने का प्रभाव रेजिस्टिविटी पे क्या पड़ेगा, रेजिस्टिविटी गिरेगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस गिरेगा। तो यानी इतना हिस्सा कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने यहां, जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में हो रहा था वही है इलेक्ट्रोलाइट में भी हो रहा है। लेकिन यहां डिसीजन लेना आपके लिए और आसान होगा क्योंकि एक चीज और यहां पे वेट कर रही है, यहां एक और हरकत हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है लिक्विड, और लिक्विड में होती है विस्कोसिटी, जो टेम्परेचर के साथ घट जाती है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घट जाएगी, विस्कोसिटी का सिंबल ईटा, नोट्स में प्रॉपर लिखा है विस्कोसिटी स्पेलिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घट जाती है, नहीं याद हो तो रट लो। टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि लिक्विड है विस्कोसिटी घट जाएगी। अब आप बताओ जब विस्कोसिटी घट जाएगी, विस्कोसिटी माने क्या होता है, लिक्विड का रेजिस्टेंस। जैसे सॉलिड का फ्रिक्शन होता है वैसे ही फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन वर्ड होता है एफ के, वैसे ही फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। तो अब आप बताइए जब विस्कोसिटी घट जाएगी तो आयंस का मूव करना, आयंस का मूव करना
यानी मोबिलिटी आसान हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी बताओ? मोबिलिटी बताओ बढ़ जाएगी घट जाएगी? मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इजीली मूव करेंगे, बढ़ जाएगी, और इजीली मूव करेंगे, इजीली। तो पता ना, जब आयंस का मूव करना आसान हो जाए, आयन का मूव करना आसान हो जाए, इजी हो जाए, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बताओ बताओ बताओ, रेजिस्टेंस पे क्या? ओबियसली, यानी रेजिस्टेंस घट रहा है। अब इन तीनों फैक्टरों को कंबाइन कर लो, तीनों को घोल दो, तो बताइए ये फैक्टर कमजोर पड़ जाएगा। देखो ये दोनों फैक्टर चाहते हैं कि हम रेजिस्टेंस को गिराएंगे। ये दोनों फैक्टर चाह रहे हैं कि मैं भी गिराऊंगा। तो बेचारा ये अकेला पड़ गया, इसको डोमिनेट कर लिया, इसके फैक्टर को दबा दिया। तो जो निष्कर्ष निकला, दैट इज टेम्परेचर यदि बढ़ा, डिस्टेंस कैपिटल टी टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी गिर गई एंड रेजिस्टेंस भी गिर गया, यानी सेम टू सेम। तो अब आपको ये पूरी थ्योरी दो हिस्सों में याद कर लेनी है। भले ही मैंने 3 केस पढ़ा है, लेकिन 2 हिस्सों में याद कर लेनी है कि केवल कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर, यहां लिख देता हूं हिंट, जो कंक्लूजन है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ा, यहां पर कंक्लूजन यही लिख दिया मैंने। आप पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो पहले, क्योंकि जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसमें चुल करूंगा। अभी नहीं स्क्रीनशॉट, अभी नहीं, एक चीज और, यानी इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ा और इन दोनों में गिरा। तो यहां जो ग्राफ आएगा, हाँ नोट्स में है, सब है, तो बेटा यहां जो ग्राफ आते हैं ना, यहां इन दोनों के लिए इधर रेजिस्टिविटी, इधर टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये ऐसे फील कर सकते हो कि ये ग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी गिरेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी गिरेगी। अब आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ऐसे, हालांकि ये सारी चीजें नोट्स में मौजूद है। तो चलिए फाइनली हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके एक्चुअली। जो आपको आज की जो समरी है, यदि मैं समरी में समेटू तो वो ये है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन फॉर कंडक्टर, समरी लिख रहा हूं सिर्फ, फॉर कंडक्टर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं। और बी फॉर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट, इसकी थ्योरी में एक फैक्टर एक्स्ट्रा जरूर था, ये इसमें रेजिस्टिविटी गिरी एंड रेजिस्टेंस गिरा। यानी भले ही मेरे को थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते 40 मिनट की एक मीटिंग पूरी हुई थी पिछली, समरी ये है, देख सकते हो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए उस समरी को। आपको सिर्फ 2 कैटेगरी याद कर लेनी है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और इन तीनों का, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, दिस एस डॉट सी डॉट स्टैंड फॉर सुप्रीम कोड, नो सेमीकंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस गिरते हैं यहां। अब आ जाइए, अब वो मैथमेटिक्स में डिलीवर करने जा रहा हूं, होपफुली कि आपको यहां तक समझा पा रहा हूं मैं। अब वो मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फलाने टेम्परेचर या इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ा। ये तो थ्योरी पढ़ ली आपने कि टेम्परेचर, ये थ्योरी पढ़ ली कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अब एक फॉर्मूला डिलीवर करने जा रहा हूं जिसमें एग्जैक्टली यदि वो ये बताए कि मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, हरेंद्र छोड़ बेटा, विस्कोसिटी वाला फैक्टर दोबारा नहीं, हम मिट चुका है वो। अच्छा विस्कोसिटी जानते हो हरेंद्र? विस्कोसिटी जानते हो हरेंद्र? ये बताओ, मैं बोलूं आपके टाइप करने से पहले ना, तो फिर हो गया ना, दिक्कत हो गई ना, बहुत मुश्किल हो जाता है हर 11 एक स्टेप। देख शेर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पीछे ले लेता है टाइगर, लेकिन वो पीछे पीछे थोड़ी नहीं चलता रहता। विस्कोसिटी माने होता है लिक्विड का गाढ़ापन, और ये तो बहुत इजी था समझने के लिए, बस फरमाइश पेश कर दी, सर एक बार और बता दो, जैसे कव्वाली होती है ना, अरे वाह एक बार और, अरे वाह क्या कव्वाली है, एक बार और, एक बार और। अरे वो कव्वाली एक बार और इसलिए गाता जाता है कि उसमें 10-10 रुपए 20-20 रुपए पड़ते रहते हैं।
जब किसी गायक और शायर की शायरी में देखा है ना, अच्छा लगता है तो लोग 20-20 रुपए उड़ाते हैं, तो वो दोबारा क्या, तिबारा भी। एक बार की बात है कि देखो शायर कहां रुक जाते, एक गाना गा रहा था एक मुशायरे में, और देखिए गाना कहां आके अचानक से उसका गाना अच्छा लगा हुआ, किसी ने 10 रुपए के नोट डाल दिए, उसे लगा ये लाइन बहुत अच्छी लगी, फिर वो उस लाइन पे कैसे अटक जाता है। देखिए गाना गा रहा था वो, भर दे झोली, अल्लाह भर दे झोली, मरी जा मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली। अचानक किसी ने 10 रुपए फेंक दिए, उसे लगा कि ये लाइन बड़ी अट्रैक्टिव है, शायद ये लाइन बड़ी पसंद आ रही है दर्शकों को, 10 रुपए आए, तो वो ये चाहता है कि मैं उसी लाइन को रिपीट करता जाऊं, तो और आएंगे, भर दे झोली, फिर 10 रुपए आए, भर दे झोली, 10 रुपए, भर दे झोली, भर दे झोली, साले का टेप रिकॉर्डर ही लग गया वहां पे, भर दे झोली। एक ने गुस्से में आके बोला फिर फाइनली, अबे तेरी झोली है या बोरा है, नीचे से लीक कर रहा है क्या, अभी तक भरे ही नहीं, भर दे झोली, भर दे झोली। बेचारा वहां फाइनली सबके सामने थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील हुआ, गाने को आगे बढ़ाया, थोड़ा शास्त्रीय संगीत भी गाया, मेरे को तो आ भी नहीं रहा जो गाते हैं। अब शास्त्रीय संगीत गाने के बाद उसने देखा एक बुढ़िया अम्मा रो रही है, बुढ़िया अम्मा रो रही है, तो वहां मुशायरा खत्म होने के बाद जाके पूछता है, अम्मा जी आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा मोए तेरो गानो कचू अच्छो ना लगो, तेरो गाना सुन के मोए अपने अब्बा की याद आ गई। अच्छा मेरे गाना सुन के आपको अब्बा की याद आ गई, कैसे? जा तरीका से तू गा रहो ना, जा तरीका से तू गा रहो, बा तरीका से तो मेरे अब्बा सुबह सुबह मुंह में उंगलियां डाल के कुल्ला करते थे। तो चलिए ये नहीं होना चाहिए, एक बार और फिर से, कव्वाली नहीं कर रहा हूं सर, एक बार और अर्ज कर दीजिए दोबारा से, एक बार और एक बार और। चलिए अब इधर देखिए, तो मुझे आगे बढ़ने दो। अब मैं वो फॉर्मूला डिलीवर करने जा रहा हूं जिसमें आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे कि यदि मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है, यदि मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस में कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो फॉर्मूला आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए मैथमेटिकली, जिस पर सवाल बहुत आते हैं, ये है वो न्यूमेरिकल। देखो ये जो मैंने पढ़ाया ये अभी तक थ्योरी थी, सवाल आपको इस पे आएंगे। जो मैं अब फॉर्मूला खोलने जा रहा हूं ना, ये जो मैंने आज 4 स्टार लगाए थे वो इस मैथमेटिक्स के लिए लगाए थे, थ्योरी के लिए भी नो डाउट, थ्योरी के लिए भी। अब वो मैथमेटिकली देखिए, आपने यदि 11th पढ़ी होगी तो आपके लिए ये फॉर्मूला फ्री में है, फ्री 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 फ्री। और 11th नहीं पढ़ी तो जैसे आपके लिए नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, एक फॉर्मूला और जोड़ लेना। 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, याद आ रहा है नहीं आ रहा? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर यदि ये टी टेम्परेचर पर लेंथ है तो टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पर लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये पढ़ा होगा। और लीनियर तो L2 इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, एक फॉर्मूला था बेटा ये लीनियर एक्सपेंशन का, कि लेंथ इतनी बढ़ जाती है। ये है नई लेंथ, ये है पुरानी लेंथ। L1 है पुरानी लेंथ और L2 है नई लेंथ। तो यदि नई लेंथ आपको निकालनी हो तो पुरानी लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो सुनो बेटा, यदि आपने 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा है तो बिल्कुल मैथमेटिकली R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो गया फॉर्मूला। तो आप जिनको ये फॉर्मूला याद है, मेमोरी में है, उनके लिए तो ये फ्री में है फॉर्मूला। बस L2 की जगह R2 और L1 की जगह R1 हो गया, और कुछ नहीं चेंज हुआ। तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, R2 इक्वल टू R1। चलिए अब इस रिलेशन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, रिलेशन का पोस्टमार्टम। इसमें ये R डेल्टा टी क्या चीज है? डेल्टा टी है T2 माइनस T1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और हम हमेशा डेल्टा में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ये इसी का उसे छोड़। अब अबे यार कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता हूं।
उसे चूल्हे में जाने दे। मेन चीज ये है डेल्टा टी, T2 माइनस T1, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां कॉन्सेंट्रेट करने को है। डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, चलिए अब आ जाइए जिसमें ये R2 क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस है भाई, और ये R1 क्या चीज है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। तो फिर ये अंतर क्या है, ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2 और ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T1। अब मुझे ये बताओ, एक मिनट अभी आ रहा हूं इस पे, आपने इतनी तो थ्योरी पढ़ ली ना, आपने इतनी तो थ्योरी पढ़ ली ना कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो जब टेम्परेचर कुछ होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और जब टेम्परेचर कुछ और होगा तो रेजिस्टेंस भी कुछ और हो जाएगा। तो R1 रेजिस्टेंस है लेकिन टेम्परेचर अलग टेम्परेचर पर, R2 भी रेजिस्टेंस है उसी मटेरियल का लेकिन अलग टेम्परेचर पर। तो बोलो ये समझ में आ गया ना। आप इसे फाइनल भी बोल सकते हो, इसे इनिशियल भी बोल सकते हो, तो फिर इधर भी फाइनल इनिशियल लिख सकते हो। मुझे R2 R1 पसंद है। अब रह गया इसमें अल्फा जानने को। देखो R2 R1 जान चुके, डेल्टा टी जान चुके, कि 1 को भी जानना है, 1 को भी जानना है आपको। सर 1 और एक बार समझा दीजिए, एक बार और, 1 क्या चीज है। चलिए अब आ जाइए अल्फा। ये है बेटा जिस मटेरियल पर आप ये काम करते हो, जिस मटेरियल पर आप काम कर रहे हो, जिस मटेरियल के लिए फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, उसका एक प्रॉपर्टी, जैसे इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है ना जो हर मटेरियल की भगवान ने अलग अलग दी है, डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वैसे ही एक प्रॉपर्टी और भगवान ने दी है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, ये भी मैं बता दूं, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ मटेरियल। इस शब्द को समझिए बेटा, आप फिजिक्स में मोमेंटम लेके आइए कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी इसकी वैल्यू तब चेंज होगी जब आप मटेरियल ही चेंज कर दोगे। ये कॉपर के लिए अलग होगी अल्फा की वैल्यू, सिल्वर के लिए अलग होगी। जैसे कॉपर सिल्वर की बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो ये प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये है वो फॉर्मूला जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। अभी तक मैंने जो यूनिट पढ़ाई है ना, ये अब तक सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक पे आते हैं, नो डाउट। ड्रिफ्ट स्पीड पे भी आते हैं सवाल, I बराबर NeVd पर भी आते हैं, ओम्स लॉ पर भी आते हैं, लेकिन अभी तक जो पढ़ाया है मैंने उसमें सबसे ज्यादा यही इसी पे आते हैं अभी तक। हालांकि आगे तो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेट कर रहे हैं आपका, आपकी लेने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन चलिए फिलहाल अब इस फॉर्मूले पर थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, छोटे छोटे नोट सीखते हैं, छोटे छोटे नोट सीखते हैं। नोट फर्स्ट, हमारे लिए अल्फा एक नया दोस्त है, कुछ लोगों के लिए दुश्मन है साला ये फिजिक्स में, लेकिन जब फिजिक्स लिए तो दोस्ती करिए बेटा, फिजिक्स लिए तो दोस्ती करिए। नोट फर्स्ट कि हमें अल्फा, ये जो हमने आज नया दोस्त देखा है, नया चेहरा देखा है, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, इसका फॉर्मूला खुद बना लेते हैं। तो बेटा कंजरों के लिए पहले मैं R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई किया, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। मैंने क्या किया, मैंने इस R1 ये ब्रैकेट खोल दिया जिससे कि R1 दोनों इधर इधर मल्टीप्लाई हो गया। मेरा उद्देश्य अल्फा का फॉर्मूला बनाना है, इसको इधर ले आता हूं, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। कितना सिंपल। तो बताइए अल्फा का फाइनली फॉर्मूला क्या बना, R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा डेल्टा टी। R2 माइनस नहीं, R1 भी तो रह गया, सॉरी R1 डेल्टा टी, ये है, सॉरी अल्फा का तो बना नहीं है, तो अल्फा कैसे आ जाएगा। ये है अल्फा का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें अल्फा की डेफिनेशन देने में, अल्फा की यूनिट निकालने में, अल्फा की डायमेंशन निकालने में, सब में मदद करेगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये बताइए, दैट इज अल्फा की यूनिट ऑफ अल्फा बताइए, R2 माइनस R1 ओम अपॉन R1 यानी ओम, ओम से ओम कट गया, नीचे रह गया टेम्परेचर यानी पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स होगी,
मैंने यहां ऐसा ही वर्ड नहीं लिखा है। यूनिट ऑफ अल्फा आपको पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनवर्स, हाँ ये ऐसा ही होगी, इसमें बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा यूनिट केल्विन चलती है। तो अल्फा की डायमेंशन भी यही होगी, एक करंट की तरह टेम्परेचर की यूनिट और डायमेंशन का सिंबल के ही होता है। तो चलो अल्फा समझ में आ गया। एक और चीज 11th का, और सुनो मैं 11th का जब कुछ बताता हूं तो वो आपके लिए एड ऑन होता है, उसमें घुसा मत करो, उसमें मत घुसा करो, ये मुझसे उम्मीद मत किया करो कि मैं उस टॉपिक को डिटेल में ले जाऊंगा। तो 11th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, कि डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इन केल्विन, ये बराबर होता है, याद है नहीं याद? डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी इन केल्विन दोनों बराबर होते हैं। मतलब सुनो बेटा, सेल्सियस से केल्विन जाने में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, सेल्सियस से केल्विन जाने में कन्वर्जन करना पड़ता है, केल्विन से सेल्सियस जाने में बुद्धि लगानी पड़ती है। लेकिन डेल्टा सी से डेल्टा के, ये डेल्टा सी और डेल्टा के बराबर होते हैं। और जो भूल गए, मैं उनको एक बात बताता हूं फटाफट, देखो भूल गया, सेल्सियस इक्वल टू, रुको, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, देखना यही होता है ना लमसम। केल्विन इक्वल टू, यदि सेल्सियस में 273 जोड़ दे, देखना सही लिखा है ना? केल्विन इक्वल टू, तो अब बताओ के और सी एक ही बात है, अलग अलग बात? के और सी एक ही बात है, अलग अलग बात? अलग अलग बात है। के और सी एक जैसे टेम्परेचर स्केल नहीं होते, लेकिन यदि मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं तो डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा सी, और ये भाई साहब तो 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, भले ही के और सी बराबर नहीं है, लेकिन डी के और डीसी बराबर है। तो सुनिए बेटा, जैसे कि इस फॉर्मूले में डेल्टा टी आ रहा है, इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर की यूनिट आ रही है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, वो टी की वजह से नहीं, डेल्टा टी की वजह से आ रही है। इसीलिए यदि किसी सवाल में, मैं मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जांपल बता दूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, 11th का ये याद रखना है। यदि कहीं अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दे रखी हो और आपको सवाल ऐसा यूनिट में करना है, तो बेटा बेहिचक 2 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स लिख देना, बिना किसी कन्वर्जन के। क्योंकि इस अल्फा में जो सेल्सियस इनवर्स आया है वो टी की वजह से नहीं, डेल्टा टी की वजह से आया है। और डेल्टा टी यदि किसी फॉर्मूले में है तो चाहे सेल्सियस इनवर्स सेल्सियस लिखो, चाहे केल्विन लिखो। जल्दी बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी अल्फा के सवालों में चाहे सेल्सियस आए चाहे केल्विन आए, न्यूमेरिकली फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। थैंक गॉड, ये चीज आपकी सुविधा मिल गई। ये सुविधा उन लोगों को मिली जिनको ये चीजें पता है, 11th की ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि जिनको पता है। क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल तो आपको करने तो पड़ेंगे ही, न्यूमेरिकल के डाउट तो आपको क्लियर, न्यूमेरिकल का तो करना पड़ेगा ये। तो चलिए बेटा, लेकिन ध्यान रखना, जिस अभी तो बाई चांस आपका नसीब अच्छा था कि एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसमें टी नहीं डेल्टा टी आया है, तो इसीलिए ये सुविधा आपको मिलती रहेगी। लेकिन यदि किसी फॉर्मूले में डेल्टा टी की जगह टी आया है ना, तो फिर सेल्सियस केल्विन में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अक्षत सीरियसली, थैंक यू बेटा। यार अक्षत यदि कोई रेस्पॉन्ड करता है, या जो अच्छे बच्चे, अक्षत है ये क्योंकि अच्छा बच्चा है बेटा अक्षत, दिल को और ज्यादा खुशी होती है, बटरफ्लाई होती है ना वो भी, क्योंकि यार अच्छे बच्चे यदि अच्छा रेस्पॉन्ड करें और ये कहें कि यार ये अब क्लियर हुआ, तो और ऐसा अच्छा लगता है फिर कि यार और अच्छी बातें बताते रहो। चलिए बेटा, अब एक चीज और, इसकी डेफिनेशन देखिए। देखो अब कई लोग कह रहे हैं क्लियर सर, हाँ निकुंज माधव वेरी गुड, अच्छा शायद चाह रहे थे कि मैं आपका नाम लूं, हाँ आप भी अच्छे बच्चे हो। नहीं, मेरे तो घुटने में भी हार्ट अटैक आ जाता है टीना, मेरे तो घुटने में एक दिन हार्ट अटैक आ गया था, और पैर, मेरी हाथों की उंगलियों में एक बार डार्क सर्किल आ गए थे, हाँ आ गए थे, डार्क सर्किल आ गए थे, तो मेरी छोड़ ठीक है, घुटने में एक बार हार्ट अटैक आया था, उंगलियों में डार्क सर्किल आए थे। तो चलिए, तो जब मैंने अक्षत का नाम लिया, होशियार बच्चे जब बोलते तो कई लोगों ने अपना नाम फ्लैश किया, अच्छी बात है। देखो एक बार क्या हुआ, ठीक है
चलो छोड़ो, अभी वो बाद बैच के बाद में देखूंगा, ज्यादा हो जाता है कभी कभी मेरा। तो ये अल्फा। अब अल्फा की डेफिनेशन देखिए, अल्फा की डेफिनेशन में यदि आपसे कोई कहे अल्फा की डेफिनेशन दो, तो ये रही जुगाड़, ये रही डेफिनेशन। सुनो, डेफिनेशन, हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बताइए अल्फा ऊपर क्या चीज है? ऊपर है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन आर। भाई R2 में से R1 घटाओगे तो ये क्या चीज है? चेंज इन आर। ये क्या चीज है? ओरिजिनल आर, है ना? ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टी। तो यही अल्फा की डेफिनेशन बना लो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। अल्फा कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। कितनी अच्छी डेफिनेशन हो गई यार। जिसके बंदों को यदि ऐसी डेफिनेशन मिले तो इससे सस्ती कोई चीज ही नहीं है। ऐसी डेफिनेशन बनाने को मिले, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इससे सस्ता कुछ नहीं होता फिजिक्स में जब ऐसी डेफिनेशन बनाने को मिले। चलिए, हालांकि कुछ कंजड़े इस ऐसी चीजों को भी नहीं याद कर पाते। मैंने कहा बेटा ओम्स लॉ सुना बेटा, कल पढ़ाया था ओम्स लॉ। सर पूरा नहीं आता, थोड़ा सा आता है। मैं मोटिवेट करने के लिए बोला चल यार थोड़ा सा ही सुना दे, तो पता क्या बोलता है? सर दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्योंकि थोड़ा सा आता है, उसने कौन सा झूठ बोला था, उसने कहा था थोड़ा सा आता है। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा ही सुना, सर दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और ऐसे कंजड़े होते हैं कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे, ओम्स लॉ लिखो। तो ओम्स लॉ आता नहीं, लिखेंगे क्या? इट इज अ वेरी गुड लॉ, इट इज अ वेरी बेसिक लॉ, इट इज वेरी यूजफुल लॉ। मतलब गप्पा मारते रहेंगे। इट इज वेरी पावरफुल लॉ इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। यानी मतलब की बात नहीं आ रही, बस गप्प मारेंगे। चलिए, हाँ हाँ चलिए इधर देखो। एक्चुअली हमारे टीचर ने बताया था चलिए चलिए, तो बताइए होपफुली कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ, अल्टीमेट कंजर्स। टीचर ने बताया था जैसे पेड़ पर निबंध आए, पेड़ की सारी चीजें आप लिख चुके हो कि पेड़ हमें ये देता है, ये देता है, और आपको लाइनें भरनी हो तो आप टेंशन लो, पेड़ पे बांधो बकरी। नाउ आप उस बकरी के बारे में भी बोल सकते हो, क्योंकि बकरी इज नाउ कनेक्टेड टू पेड़ ना। उस बकरी को भी एक्सप्लेन कर दो, आपकी लाइनें तो बढ़ रही है ना। टाइट द बकरी विद द, मेरे पे इंग्लिश ऐसी आती है, ठीक है। तो उस पेड़ से बांधो और बकरी को एक्सप्लेन करने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है पेड़ और बकरी का। अब इधर देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। होपफुली कि आपको अल्फा की यूनिट डायमेंशन डेफिनेशन की जुगाड़ समझ में आ गई। फिलहाल एक बहुत अच्छी बात है और मैं इसमें बारीकी की बताने जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार रहना। मेरे तरीके से फिजिक्स चलोगे ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। सीरियसली बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स पढ़नी चाहिए, तकलीफ नहीं होती बेटा, फिजिक्स रटनी नहीं पड़ती। तो ये जो अभी मैंने अल्फा का फॉर्मूला लिखा है, एक बार फिर से लिख रहा हूं। अल्फा का फॉर्मूला था R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा डेल्टा टी। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। सपोज करो मैंने फिर से एक नई इक्वेशन नाम दे दी, इसको इक्वेशन 1। अच्छा अब आप एक बात बताइए, हाँ सॉरी हाँ R1, यही मैं देखना चाह रहा था कि आप ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही पढ़िए कि R1 आएगा, R1। अब देखिए मुझे एक चीज बताना, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यदि कैपिटल टी लिख रहा हूं, टेम्परेचर है, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि T2 T1 से बड़ा होगा। भैया टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि T2 T1 से बड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फिर T2 में से T1 घटाओगे, बताइए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बताइए, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है
तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव आएगा, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी। ये मुझे कंजरों के लिए बताना पड़ा, नहीं तो बेटा डायरेक्ट ये होता है। यदि आपको अपनी स्मार्टनेस इकट्ठी करनी है तो ये डायरेक्ट सीखिए, आदत डालिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर, किसी चीज के बढ़ने पर उसका डेल्टा पॉजिटिव होता है, किसी भी चीज के बढ़ने पर उसका डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नाउ फर्स्ट इफ टेम्परेचर बढ़ा, उसे तो देख लिया मैंने, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, इस पूरे सीन को इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब देखिए सी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन फॉर कंडक्टर बताइए रजिस्टर, हाँ बेटा बस ये लास्ट लाइन ये बताना है बस, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो नो डाउट डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। अब आ जाइए, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी किसका, कंडक्टर का, ठीक है, देन फॉर कंडक्टर बताइए रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब R2 R1 से बड़ा होगा, R2 माने नया रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा, तो बताइए R2 माइनस R1 ये भी पॉजिटिव आएगा। चलो बताओ ये चीजें समझ में आई नहीं आई भाई, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो नया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा R2 माइनस R1। तो बताइए देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 बताइए ये ब्रैकेट क्या, न्यूमरेटर कैसा है इस समय, पॉजिटिव, भाई R2 माइनस R1 पॉजिटिव, इंडिविजुअली R1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, और डेल्टा टी भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, मतलब एल्फा इक्वल टू आपका ऊपर पॉजिटिव, ये डेल्टा टी पॉजिटिव, ये तो ये सब पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा। समझ में आया या नहीं आया, यानी कंडक्टरों का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, कंडक्टरों की जो अल्फा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और समझदार के लिए इशारा काफी है, वो समझ गया होगा मैं क्या पढ़ाऊंगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो देन फॉर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और एक और था ना इलेक्ट्रोलाइट, इनके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा था बोलो, इनके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा था, ये घटे थे, तो इसलिए बताना, यदि मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को दोबारा लूं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, हाँ एक मिनट, रेजिस्टेंस घटेगा तो इसका मतलब आपका R2 R1 से छोटा हो गया, रेजिस्टेंस घट गया तो इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने से कम आएगा ना, नया रेजिस्टेंस पुराने से कम आएगा, तो बताइए R2 माइनस R1 अब कैसा आएगा, R2 माइनस R1 ये नेगेटिव आएगा। अब तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी, सोचो बेटा मैंने क्या समझा दिया, ये यदि पॉजिटिव रखूं मैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊं, यदि ये पॉजिटिव करूं, ये बढ़ाऊं, तो ये जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही है ये वाला, तो ओवरऑल आंसर क्या है अल्फा का, नेगेटिव आया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, आज का लास्ट टॉपिक था ये, इसे समझिए मैंने क्या समझा दिया, बहुत आसान चीज समझाइए, कोई रॉकेट साइंस और रोबोटिक्स नहीं समझाइए, कि इस फॉर्मूले को यदि मैं कंडक्टर के लिए यूज करता हूं, इस फॉर्मूले को कंडक्टर के लिए यूज करूंगा तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, और इसी फॉर्मूले को यदि मैं इन तीनों के लिए यूज करूंगा तो अल्फा नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो, अल्फा नेगेटिव। अब आप क्लास छोड़ सकते हो, मेरी आज की कहानी खत्म हुई, आज के